नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। आज की क्लास में एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। इसमें जो प्रश्न सम्मिलित किए गए हैं वो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है ये। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें जो सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है, लिखा है द प्रिजनर्स ऑफ दिस जेल हैव वोवन दिस कारपेट्स। जैसे ही आपको ये सेंटेंस मिला, आपका सबसे पहला काम है कि दिया गया सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में, ये पता करना। और दूसरी बात कि ये किस टेंस में एक्टिव वॉइस है तो किस टेंस में, और पैसिव वॉइस है तो किस टेंस का पैसिव वॉइस है। जैसे ही आपने देखा हैव के साथ वोवेन लिखा हुआ है, यानी हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, आपको ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई कि दिया गया सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है और ये एक्टिव वॉइस में। क्योंकि अगर ये पैसिव वॉइस में होता तो हैव के साथ बीन का प्रयोग होता। पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका, यहां पर आप देख रहे हैं कि लिख रहा है कि इस जेल के कैदियों ने ये कालीन बुने हैं, यानी कालीन किसके द्वारा बुनी गई है, यानी जेल के कैदियों के द्वारा, यानी जो सब्जेक्ट है वही एक्शन को परफॉर्म कर रहा है। ये बात भी साबित करती है कि ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में दिया गया है। क्लियर है? इतनी बात क्लियर होने के बाद अब आप इसका पैसिव वॉइस में कन्वर्जन करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब को चेंज करेंगे। अब यहां पर देखिए आपका ऑब्जेक्ट क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है दीज कारपेट्स। अब आपने इसको सब्जेक्ट बनाया तो लिखा दीज कारपेट्स, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैव है, उसके बाद तुरंत आपने बीन लगा दिया तो क्या बना, दीज कारपेट्स हैव बीन वोवेन। अब आपने बाई का प्रयोग किया, उसके बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया तो क्या सेंटेंस बना, दीज कारपेट्स हैव बीन वोवेन बाई द प्रिजनर्स ऑफ दिस जेल। क्लियर है? तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है? यहां पर पहले प्रश्न का विकल्प सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए। दूसरे प्रश्न में लिखा है द सेंट्रल टीम विजिटेड 8 विलेजेस इन द स्टेट टू एक्सेस द डैमेज टू द क्रॉप्स। जैसे ही आपको यह सेंटेंस मिला, सबसे पहला काम, दिया गया सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में। आपने यहां पर देखा लिखा है द सेंट्रल टीम विजिटेड, यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म। क्लियर हो गया कि दिया गया सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है और ये एक्टिव वॉइस में है। क्योंकि अगर ये पैसिव वॉइस में होता तो वॉज या वर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होती। क्लियर हो गया? इतनी बात क्लियर होने के बाद अब आप जो इसका ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट क्या है? 8 विलेजेस इन द स्टेट। ठीक है, इतनी बात आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्योंकि लिखा है द सेंट्रल टीम विजिटेड 8 विलेज इन द स्टेट, यानी द सेंट्रल टीम आपका सब्जेक्ट है, विजिटेड आपका वर्ब है और 8 विलेजेस इन द स्टेट ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। उसके बाद अदर पार्ट को इसमें जोड़ा गया है। आपने 8 विलेजेस इन द स्टेट को सब्जेक्ट बनाया, उसके बाद चूंकि 8 विलेजेस इन द स्टेट है यानी ये प्लूरल है, इसलिए इसमें वर का प्रयोग होगा। आपने इसमें वर लिखा, उसके बाद विजिटेड यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद अब आपको बाई लगाकर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है तो आपने लिखा द सेंट्रल टीम टू एक्सेस द डैमेज टू द क्रॉप्स। यानी आपका पूरा सेंटेंस क्या बना, 8 विलेजेस इन द स्टेट वर विजिटेड बाय द सेंट्रल टीम टू एक्सेस द डैमेज टू द क्रॉप्स। यानी कौन सा विकल्प सही हुआ, आपका विकल्प बी सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब क्या होगा, विकल्प बी। क्लियर है? एक एक वर्ड कैसे कहा जा रहा है इस बात को क्लियर किया जा रहा है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है द इंडियन गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड अ बैन ऑन स्पीटिंग इन द पब्लिक। अब यहां पर जैसे ही आपको ये सेंटेंस मिला, आपने सबसे पहले क्या पता किया कि दिया गया सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में। आपने देखा कि हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी हैज इंट्रोड्यूस्ड। ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई कि दिया गया सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है और एक्टिव वॉइस में। क्यों? अगर ये पैसिव वॉइस में होता तो हैज के बाद बीन का प्रयोग होता। इतनी बात स्पष्ट होने के बाद अब आपको इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का पता लगाना है। द इंडियन गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस, यानी द इंडियन गवर्नमेंट हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, और हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, लिखा है हैज इंट्रोड्यूस अ बैन ऑन स्पीटिंग इन द पब्लिक। यानी हमारा ऑब्जेक्ट क्या हुआ, अ बैन ऑन स्पीटिंग इन द पब्लिक। इतना पार्ट हमारा ऑब्जेक्ट है, हमने इसको सब्जेक्ट बनाया तो हमारा स्टार्टिंग क्या हो गया, अ बैन ऑन स्पीटिंग इन पब्लिक। उसके बाद हमको हेल्पिंग वर्ब लानी है तो हैज आ गया, उसके साथ हमको पैसिव वॉइस में बीन लगाना है तो बीन लगा दिए। फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी इंट्रोड्यूस्ड,
उसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस में उसको पैसिव वॉइस में बदलना है, तो आपने लिखा बाय द इंडियन गवर्नमेंट। तो आपका पूरा सेंटेंस क्या बना? अ बैन ऑन स्पिटिंग इन द पब्लिक हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट। क्लियर है? यहां पर स्पिटिंग का मतलब होता है थूकना, यानी इस सेंटेंस का जो एक्टिव वॉइस में दिया गया है इसका मतलब यह है कि भारत सरकार ने सार्वजनिक रूप से थूकने पर प्रतिबंध लगा दिया है। क्लियर है? यानी कि प्रश्न संख्या 3 का सही जवाब क्या होगा? यहां पर आपका विकल्प डी सही हो जाएगा। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, लिखा है द गवर्नमेंट इज हेल्पिंग द स्टेट्स अफेक्टेड बाय द साइक्लोन। अब यहां पर एक बात और समझ लीजिए, जैसे ही आपने बाई देखा, ये बात आपके दिमाग में नहीं आनी चाहिए कि बाई है इसका मतलब ये पैसिव वॉइस में होगा, बिल्कुल नहीं। मैंने जो आपको सबसे सिंपल ट्रिक बताया है कि तुरंत आप यहां पर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को चेक कर लीजिए। यहां लिखा है द गवर्नमेंट इज हेल्पिंग, इज के साथ हेल्पिंग का प्रयोग है। ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई कि दिया गया सेंटेंस हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, क्योंकि उसी में इज एम आर और वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लगती है। अगर ये पैसिव वॉइस में होता तो क्या होता? पैसिव वॉइस में इज एम आर के साथ बीइंग का प्रयोग होता है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। यानी ये सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस का है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। इतनी बात क्लियर होने के बाद अब हमको इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। उसके लिए हमको ये पता करना होगा कि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, तो द गवर्नमेंट इज हेल्पिंग, यानी कौन हेल्प कर रहा है? तो द गवर्नमेंट हेल्प कर रही है। इसका मतलब द गवर्नमेंट हमारा क्या है? सब्जेक्ट हो जाएगा। और हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा द स्टेट अफेक्टेड बाई साइक्लोन, यानी कि किस स्टेट का हेल्प कर रही है गवर्नमेंट? वो स्टेट जो साइक्लोन से प्रभावित है। यानी अगर हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएं तो हमारा होगा द स्टेट अफेक्टेड बाई द साइक्लोन। इतनी पार्ट हमारा एज ए सब्जेक्ट बन के आएगा पैसिव वॉइस में। उसके बाद हमने क्या लगाया? हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि यहां पर द स्टेट्स अफेक्टेड बाई साइक्लोन है यानी प्लूरल है, इसलिए हमने यहां पर आर लगाया। ठीक, जैसा सब्जेक्ट रहेगा उसी के अकॉर्डिंग हम यहां पर इज एम आर में से प्रयोग करेंगे, तो हमने आर का प्रयोग किया। उसके बाद पैसिव वॉइस है इसलिए बीइंग का प्रयोग किया। उसके बाद हमने लिखा वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी हेल्प्ड, और बाई लगाया, और जो हमारा एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्ट बनाया, लिखा बाय द गवर्नमेंट। तो हमारा सेंटेंस क्या बना? द स्टेट अफेक्टेड बाय द साइक्लोन आर बीइंग हेल्प्ड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, तो हमारा कौन सा विकल्प सही है? प्रश्न संख्या 4 का विकल्प बी सही हो जाएगा आपका। क्लियर है? अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है अनंत लाइक्स एक्सपेरिमेंटिंग विथ डिफरेंट क्विजिन। क्विजिन का अर्थ होता है भोजन। ठीक है, यानी अर्थ क्या हुआ? अनंत को अलग अलग भोजनों के साथ प्रयोग करना पसंद है। ठीक है, अब यहां पर यह समझिए, सबसे पहली बात क्या करनी है? सबसे पहला काम करना है कि दिया गया सेंटेंस एक्टिव वॉइस में या पैसिव वॉइस में और किस टेंस में। आपने जैसे यहां पर देखा लाइक्स लिखा हुआ है, यानी कि वर्ब के साथ एस या ईएस का प्रयोग है। आपको यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई कि दिया गया सेंटेंस हमारा प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस में है। यहां पर ईएस का प्रयोग हुआ है, इसका मतलब ये प्रेजेंट एंड डेफिनिट का एक्टिव वॉइस है, क्योंकि अगर इसका पैसिव वॉइस होता तो इसमें इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होती। इतनी बात स्पष्ट होने के बाद हमने ये पता किया कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या है। यहां पर लिखा है अनंत लाइक्स, यानी अनंत हमारा क्या है? सब्जेक्ट हो गया। और हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है एक्सपेरिमेंटिंग विथ डिफरेंट क्विजिन। इसको हमने सब्जेक्ट बनाया, लिखा एक्सपेरिमेंटिंग विथ डिफरेंट क्विजिन। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, इसके अकॉर्डिंग इज लगेगा हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी लाइक्ड हो जाएगा। उसके बाद बाई लगाएंगे और अनंत को सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बना देंगे। फिर हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा? एक्सपेरिमेंटिंग विथ डिफरेंट क्विजिन इज लाइक्ड बाई अनंत। क्लियर है? यानी प्रश्न संख्या 5 का सही जवाब क्या होगा? यहां पर विकल्प सी सही हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, लिखा है अ काइट्स नाइलॉन माजा हैज कट द थ्रोट ऑफ स्कूटरिस्ट। यहां पर कुछ बातों को समझ लीजिए। थ्रोट का मतलब होता है गला। क्लियर है? और एक काइट्स नाइलॉन यानी माजा की बात हो रही है, मंजा, जो मंजा पतंग उड़ाने के लिए काम आता है। दिया है कि पतंग के जो नायलॉन मांझे ने स्कूटर सवार का गला काट दिया। स्कूटरिस्ट का मतलब क्या होता है? स्कूटर सवार। क्लियर है? अब सबसे पहला काम कि ये पता करना कि दिया गया सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में। आपने देखा हैज के साथ कट का प्रयोग है। ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई कि दिया गया सेंटेंस हमारा किस में है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, क्योंकि हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है।
अगर ये पैसिव वॉइस में होता तो हैज के साथ यहां पर हैज या हैव के साथ बीन का प्रयोग होता। टेंस का पता करने के बाद हमको यहां पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करना होगा। तो यहां पर जो द काइट्स नायलॉन मंजा है, ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, क्योंकि यही गला काट रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। और किसका गला काटा, तो स्कूटरिस्ट यानी स्कूटर सवार का। तो यानी हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो गया, द थ्रोट ऑफ स्कूटरिस्ट। ठीक है, इसको हम एज ए सब्जेक्ट लेके आए। उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब हैज लगाई। उसके बाद बीन का प्रयोग होगा क्योंकि हम पैसिव वॉइस बना रहे हैं। उसके बाद हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया, तो क्या बना, कट। बाई लगाया और अ काइट ऑफ नायलॉन माजा को एज ए ऑब्जेक्ट लेके आए, तो हमारा सेंटेंस क्या बना, द थ्रोट ऑफ स्कूटरिस्ट हैज बीन कट बाई अ काइट्स नायलॉन मंजा। क्लियर है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा। अब चलिए इसको देखते हैं कि हमारा किस में ये आंसर दिया गया है। तो यहां पर देखिए विकल्प सी दिया है, द थ्रोट ऑफ स्कूटरिस्ट हैज बीन कट बाई अ काइट्स नायलॉन मंजा। क्लियर है, तो यानी हमारा विकल्प सी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, लिखा हुआ है कि द पुअर वॉशर वुमेन वॉशेज डर्टी क्लॉथ्स फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। यहां जो वॉशर वुमेन लिखा हुआ है, इसका मतलब यह है कि जो कपड़े साफ करने वाली महिला है, यानी जिसको आप एक शब्द में धोबिन कहेंगे। क्लियर है, अब जरा इसका ये पता करिए कि ये एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में है। जैसे ही आपने देखा कि यहां पर वॉशेज लिखा हुआ है, इसका मतलब यह है कि वॉश के साथ एस या ईएस का प्रयोग हुआ है, यानी वॉश के साथ यहां पर ईएस का प्रयोग हुआ है। इसका मतलब ये स्पष्ट है कि यहां पर प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस है और ये सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस में है। क्योंकि अगर ये पैसिव वॉइस में होता तो इज एम आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और वर्ब की थर्ड फॉर्म होती। इतनी बात स्पष्ट होने के बाद हमको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का पता लगाना है। तो सब्जेक्ट कौन है, द पुअर वॉशर, यानी जो कपड़े को सुबह से शाम तक धोती है वही तो हमारा सब्जेक्ट है, यानी जो धोबिन है वो हमारा सब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट डर्टी क्लॉथ, यानी किसको धोती है, किसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, कौन उस एक्शन को अडॉप्ट कर रहा है, डर्टी क्लॉथ। तो आपका डर्टी क्लॉथ क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो आप डर्टी क्लॉथ को आप सब्जेक्ट बनाएंगे पैसिव वॉइस बनाते समय। आपने लिखा डर्टी क्लॉथ्स, उसके बाद आपने हेल्पिंग वर्ब डर्टी क्लॉथ्स है यानी प्लूरल है, इसलिए आप आर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी वॉश्ड, फिर आपने बाई लगाया। उसके बाद जो आपका सब्जेक्ट था उसको आप एज ए ऑब्जेक्ट लेके आएंगे। बाई के बाद आपने लिखा द पुअर वॉशर वुमन। उसके बाद आपने जो अदर पार्ट था फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग एज इट इज उतार लिया। तो आपका सेंटेंस क्या बना, डर्टी क्लॉथ्स आर वॉश्ड बाई द पुअर वॉशर वुमन फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। इसका मतलब यहां पर क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प यहां पर डी सही हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है, एट द लास्ट मोमेंट द फायरमैन पुल्ड आउट मनोहर फ्रॉम द बर्निंग बस, यानी लास्ट मोमेंट में फायरमैन ने बाहर निकाला मनोहर को जलती हुई बस से। जैसे ये सेंटेंस मिला, आपने सबसे पहले ये पता किया कि ये एक्टिव वॉइस में है कि पैसिव वॉइस। आपने देखा लिखा है पुल्ड आउट, यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म। आपको स्पष्ट हो गया कि दिया गया सेंटेंस पास्ट एंड डेफिनिट टेंस में है और ये एक्टिव वॉइस में है। अगर ये पैसिव वॉइस होता तो यहां पर वॉज या वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती। उसके बाद आपने यहां पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का पता लगाया। सब्जेक्ट आपका क्या है, किसके द्वारा बाहर निकाला गया, फायरमैन के द्वारा, यानी फायरमैन आपका क्या है, सब्जेक्ट है। यहां पर इसको आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे। और यहां पर एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट कौन है, मनोहर, क्योंकि मनोहर उस सब्जेक्ट के एक्शन को अडॉप्ट कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, यानी ऑब्जेक्ट क्या हुआ, मनोहर। अब आप मनोहर को सब्जेक्ट बनाएंगे पैसिव वॉइस में। तो आपने एट द लास्ट मोमेंट को एज इट इज लिखा, उसके बाद मनोहर को एज ए सब्जेक्ट लेके आए। उसके बाद आपने मनोहर के अकॉर्डिंग यहां पर हेल्पिंग वर्ब वॉज का प्रयोग किया। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पुल्ड आउट कहां से निकाला, ऑफ द बर्निंग बस। उसके बाद आपने बाई का प्रयोग किया और जो फायरमैन एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट था आपने यहां पर उसको ऑब्जेक्ट बनाया। तो सेंटेंस क्या बना, एट द लास्ट मोमेंट मनोहर वॉज पुल्ड आउट ऑफ द बर्निंग बस बाई द फायरमैन। क्लियर है, यानी आपका यहां पर कौन सा विकल्प सही होगा, ये तो दोनों नहीं है। अब अगले विकल्प को भी देख लीजिए, आपका यहां पर विकल्प डी सही हो जाएगा, एट द लास्ट मोमेंट मनोहर वॉज पुल्ड आउट ऑफ द बर्निंग बस बाई द फायरमैन। क्लियर है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है, राधा प्लेज द सितार वेरी वेल, यानी कि राधा सितार बहुत अच्छा बजाती है।
सबसे पहली बात कि यहाँ पर आपको पता करना है कि एक्टिव वॉइस में या पैसिव वॉइस। तो आपने जैसे ही देखा प्लेस यानी प्ले में एस या ईएस है, क्लियर हो गया कि दिया गया सेंटेंस प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस में है और एक्टिव वॉइस में है। क्योंकि अगर इसका पैसिव वॉइस होता तो इज एम आर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म होती। इतनी बात स्पष्ट होने के बाद आपने ये देखा कि इसमें सब्जेक्ट कौन है, यानी सितार कौन बजाता है, तो आपका जवाब आया राधा, यानी राधा आपका सब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट क्या हुआ, ऑब्जेक्ट क्या है, सितार, यानी जो एक्शन परफॉर्म हो रहा है उसको अडॉप्ट कौन कर रहा है, सितार। तो आपने क्या लिखा, सितार को आप पैसिव वॉइस बनाते समय एज ए सब्जेक्ट लेके आए, आपने लिखा द सितार, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब सितार के अकॉर्डिंग इज लगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आपने लिखा प्लेड, उसके बाद वेरी वेल और बाई लगाया, और जो आपका एक्टिव वॉइस में राधा सब्जेक्ट थी अब उसको ऑब्जेक्ट बनाया। तो आपका सेंटेंस क्या बना, द सितार इज प्लेड वेरी वेल बाई राधा। यानी क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर विकल्प बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए। सबसे पहले आप उसको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर लीजिए, उसके बाद अपना आंसर आप विकल्प से मैच कराइए। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, लिखा है कि रवि ड्रॉव द कार टूवर्ड्स द हाईवे फॉर अ ट्रायल। ठीक है, यानी इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि रवि ने ट्रायल रन के लिए कार को हाईवे की ओर चलाया। अब देखिए, सबसे पहली बात ये पता करना कि दिया गया सेंटेंस किस फॉर्म में है, यानी ड्राइव का सेकंड फॉर्म क्या होता है, ड्रॉव, यानी कि यहां पर आपका दिया गया सेंटेंस पास्ट एंड डेफिनेट टेंस में है, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म यहां पर प्रयोग की गई है। और यह भी बात स्पष्ट हो गई कि दिया गया सेंटेंस एक्टिव वॉइस में, क्योंकि अगर ये पैसिव वॉइस होता तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वॉज या वर होता और वर्ब की थर्ड फॉर्म होती। इतनी बात क्लियर होने के बाद आपने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का पता लगाना है। तो आपने देखा कि कौन चला रहा है, तो रवि हमारा यहाँ पर एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट है, तो हम इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे। और क्या चलाया जा रहा है, तो कार को, तो कार क्या है, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो हम कार को सब्जेक्ट बनाएंगे पैसिव वॉइस में। तो आपने क्या लिखा, द कार, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब कार के अकॉर्डिंग वॉज लगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी ड्रिवन, उसके बाद आपने लिखा टूवर्ड्स द हाईवे फॉर अ ट्रायल रन बाई रवि। ठीक है, यानी बाई रवि, जो वहां पर सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट आया। तो पूरा सेंटेंस क्या बना, द कार वॉज ड्रिवन टूवर्ड्स द हाईवे फॉर अ ट्रायल रन बाई द रवि। क्लियर है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब क्या होगा, विकल्प यहां पर डी सही हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, लिखा है इमरान हैज फाउंड 2 गुड जॉब्स इन द एडवर्टाइजमेंट्स ऑफ द न्यूज़पेपर। ठीक है, अब जैसे ये सेंटेंस मिला, आपने सबसे पहले क्या पता किया कि दिया गया सेंटेंस एक्टिव वॉइस में या पैसिव वॉइस और टेंस कौन सा है। तो आपने जैसे ही देखा यहां पर हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हुआ है, आपको बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस है। क्योंकि अगर ये पैसिव वॉइस होता तो हैज या हैव सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और उसके साथ बीन का प्रयोग होता। तो क्लियर हो गया कि ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस है। उसके बाद आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का पता लगाना है। तो किसको जॉब मिली, इमरान को, यानी इमरान हमारा यहां पर सब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट क्या हुआ, क्या मिला इमरान को, तो 2 अच्छी जॉब्स मिली, यानी 2 गुड्स जॉब्स। ठीक है, तो 2 गुड्स जॉब क्या है हमारा, यहां पर ऑब्जेक्ट हो जाएगा एक्टिव वॉइस में, इसको हम एज ए सब्जेक्ट लेके आएंगे। तो आपने क्या लिखा, 2 गुड जॉब्स, चूंकि ये प्लूरल है इसलिए आप इसको हैव लगाएंगे और उसके बाद तुरंत बीन का प्रयोग, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म फाउंड। तो आपका क्या बन गया, 2 गुड जॉब्स हैव बीन फाउंड। उसके बाद आप तुरंत बाई का प्रयोग करेंगे और जो आपका सब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस में उसको यहां पर एज ए ऑब्जेक्ट लेके आएंगे बाई इमरान। और उसके बाद जो अदर पार्ट है उसको एज इट इज लिख लेंगे इन द एडवर्टाइजमेंट्स ऑफ न्यूज़पेपर। तो आपका सेंटेंस क्या बनेगा, 2 गुड जॉब्स हैव बीन फाउंड बाई इमरान इन द एडवर्टाइजमेंट्स ऑफ न्यूज़पेपर। क्लियर है, यानी क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब क्या होगा, यहां पर डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए अगले क्वेश्चन में दे रहा है समवन स्टोल हिज ट्रैवलर्स चेक्स व्हेन ही वाज ट्रैवलिंग इन यूरोप। जैसे ही आपको ये सेंटेंस मिला, सबसे पहला काम एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस और टेंस कौन सा है। आपने यहां पर देखा स्टोल लिखा हुआ है, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई कि दिया गया सेंटेंस पास्ट एंड डेफिनेट टेंस का है और एक्टिव वॉइस है। इससे दोनों बातें पता चल रही हैं। क्यों, क्योंकि अगर ये पैसिव वॉइस में होता तो ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वॉज या वर लगा होता और वर्ब की थर्ड फॉर्म होती। क्लियर है, अब उसके बाद आप कन्वर्ट करेंगे। अब आपने देखा कि स्टोल के बाद हिज ट्रैवलर्स चेक
जो है ये आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, आप इसको एज ए सब्जेक्ट लेके आएंगे। तो आपने लिखा हिज ट्रैवलर्स चेक्स, उसके बाद प्लूरल है इसलिए वर का प्रयोग होगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी स्टोलन, उसके बाद आपने लिखा व्हेन ही वॉज ट्रैवलिंग इन द यूरोप। ठीक है, यहां पर देखिए बाई का प्रयोग नहीं है क्योंकि आपको ये क्लियर ही नहीं है कि किसके द्वारा ये चोरी की गई। ठीक है, तो आपका सेंटेंस क्या बना, हिज ट्रैवलर्स चेक्स वर स्टोलन व्हेन ही वॉज ट्रैवलिंग इन द यूरोप। ठीक है, ये इसका सही पैसिव वॉइस होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब क्या होगा, विकल्प ए सही हो जाएगा। क्लियर है, देखिए इस प्रकार के जो पैसिव वॉइस होते हैं इसमें बाई का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये भी बात आप याद रखेंगे। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है द फील्डर एट द स्लिप पोजीशन टुक अ ब्रिलियंट कैच, यानी फील्डर जो स्लिप पोजीशन में था बहुत अच्छा कैच लिया। ठीक है, अब यहां पर ये चीज देखिए कि सबसे पहली बात कि ये एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में है। आपने देखा कि यहां पर टुक का प्रयोग हुआ है यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म। बिल्कुल क्लियर हो गया कि दिया गया सेंटेंस पास्ट एंड डेफिनेट टेंस का है और ये एक्टिव वॉइस का है। अगर ये पैसिव वॉइस में होता तो ये वॉज या वर होता सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म होती। उसके बाद आपने यहां पर तुरंत पता किया कि इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या है, तो आपने देखा कि यहां पर ऑब्जेक्ट क्या है एक्टिव वॉइस में, अ ब्रिलियंट कैच। आप इसको एज ए सब्जेक्ट लेके आए पैसिव वॉइस में, आपने लिखा अ ब्रिलियंट कैच, फिर वॉज लगेगा और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो आपने लिखा टेकन, यानी अ ब्रिलियंट कैच वॉज टेकन। उसके बाद तुरंत बाई का प्रयोग और जो आपका वहां पर एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट था वो अब यहां पर ऑब्जेक्ट बनेगा। तो सब्जेक्ट वहां क्या था, द फील्डर एट द स्लिप पोजीशन। तो आपका सेंटेंस क्या बना, अ ब्रिलियंट कैच वॉज टेकन बाई द फील्डर एट द स्लिप पोजीशन। क्लियर है, यानी क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब क्या हो जाएगा, यहां पर पहला विकल्प तो सही नहीं है। अगला देखिए यहां पर विकल्प बी सही हो जाएगा, अ ब्रिलियंट कैच वॉज टेकन बाई द फील्डर एट द स्लिप पोजीशन। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, लिखा है द थीफ वॉज बीइंग अरेस्टेड बाय द पीपल। जैसे ही आपको ये सेंटेंस मिला सबसे पहला काम कि दिया गया सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में और टेंस कौन सा है। आपने देखा यहां पर लिखा है वॉज बीइंग अरेस्टेड, यानी वॉज के साथ बीइंग का प्रयोग है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी गई है। आपको बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि जब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस बनाते हैं तो आप वॉज के साथ बीइंग का प्रयोग करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, यानी दिया गया सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस है। ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई। इतनी बात स्पष्ट होने के बाद किसी भी सेंटेंस का 80% काम क्लियर हो जाता है। बिल्कुल आसान तरीका हमने आपको बताया। अब इसके बाद आपको जो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बनाना है और पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। आपने यहां पर द प्यूपिल को एज ए सब्जेक्ट लिया। यहां पर एक चीज और देखिए, जो आपका ऑप्शन दिया है उसमें सब में एज ए सब्जेक्ट द पुलिस को लिया है। यहां पर मिसप्रिंट हुआ है, बाई के बाद द प्यूपिल की जगह पर द पुलिस समझिए। अब आपने द पुलिस को एज ए सब्जेक्ट लिया एक्टिव वॉइस बनाते समय। उसके बाद आपको ये पता है कि पास्ट कंटिन्यूअस का ये पैसिव वॉइस है, इसका मतलब पास्ट कंटिन्यूअस में वॉज या वर लगता है एज ए सब्जेक्ट। तो द पुलिस हमारा सिंगुलर ट्रीट होता है तो हमने वॉज का प्रयोग किया। उसके बाद हमको पता है कि पास्ट कंटिन्यूअस में वर्ब में आईएनजी फॉर्म होता है तो आपने लिखा अरेस्टिंग। उसके बाद आपने लिखा द थीफ, जो वहां पर ऑब्जेक्ट था उसको एज ए, वहां पर जो सब्जेक्ट था उसको एज ए ऑब्जेक्ट लेके आया एक्टिव वॉइस में, तो आपने लिखा द पुलिस वॉज अरेस्टिंग द थीफ। क्लियर है, यानी क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब क्या होगा, विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, दिया है देयर चिल्ड्रन वर ब्रॉट अप विथ ग्रेट केयर। यहां पे ब्रॉट अप का मतलब होता है परवरिश अर्थात पालन पोषण करना। क्लियर है, अब यहां पर सेंटेंस को देखिए कि ये एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में और टेंस कौन सा है। आपने देखा वर्ब के साथ ब्रॉट अप लिखा हुआ है, इसका मतलब वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। इसका मतलब ये बात क्लियर हो गई कि दिया गया सेंटेंस पास्ट एंड डेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस है, क्योंकि पास्ट एंड डेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है और जब उसका पैसिव वॉइस बनता है तो वॉज या वर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग होती है। इसका मतलब ये पास्ट एंड डेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस है। इसमें लिखा है कि उनके बच्चों का जो परवरिश है वो बड़े ध्यान से किया गया। ठीक, अब यहां पर देखिए किसके द्वारा किया गया, यानी यहां पर पैसिव वॉइस में जो हमारा एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट एज ए ऑब्जेक्ट आता है बाई के बाद उसको यहां पर हटा दिया गया, नहीं लिखा गया, यानी हमारा यहां पर जो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है वो मिसिंग है, वही तो हमारा एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट बन के आएगा। तो यहां पर मैंने एज्यूम किया कि क्वेश्चन के ऑप्शन के अकॉर्डिंग कि ये दे हो गया, यानी हमने यहां पर सब्जेक्ट लिया दे।
उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी ब्रॉट अप, उसके बाद आपने जो वहां पर सब्जेक्ट था अब उसको यहां पर आप ऑब्जेक्ट के तौर पे ले आए, लिखा देयर चिल्ड्रन विथ ग्रेट केयर। तो आपका सेंटेंस क्या बना, दे ब्रॉट अप देयर चिल्ड्रन विथ ग्रेट केयर। क्लियर है? यानी क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब क्या होगा, विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है प्लीज टेक दीज स्टूडेंट्स राउंड द बिस्किट्स फैक्ट्री। यहां पर जैसे ही आपने देखा कि यहां पर प्लीज से आपका सेंटेंस स्टार्ट है, तुरंत आपके दिमाग में ये बात आ जानी चाहिए कि ये सेंटेंस हमारा कैसा है, इंपरेटिव सेंटेंस है और एक्टिव वॉइस में है। अब इसका पैसिव वॉइस बनाते समय हमने आपको क्या बताया था, जब कहीं पर भी इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है, जब कहीं पर कोई आज्ञा दी जाए, सुझाव दिया जाए, रिक्वेस्ट किया जाए, तो यहां पर प्लीज की जगह पर आप लिखते हैं यू आर रिक्वेस्टेड टू। तो आपने सबसे पहले क्या लिखा, यू आर रिक्वेस्टेड टू। उसके बाद जो भी बात है वो एज इट इज कॉपी हो जाती है, तो आपने लिखा यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक दीज स्टूडेंट राउंड द बिस्किट फैक्ट्री। यानी आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, यहां पर विकल्प आपका सी सही हो जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक दीज स्टूडेंट्स राउंड द बिस्किट फैक्ट्री। क्लियर है? यानी क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब क्या होगा, विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, लिखा है सी वॉज सीन सिटिंग इन द लास्ट रो। सबसे पहली बात कि यहां पर ये सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में और किस टेंस में है। तो आपने देखा यहां पर वॉज के साथ सीन शब्द का प्रयोग है, यानी आपने देखा कि वॉज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इतनी बात स्पष्ट हो गई कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस है, क्योंकि जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। जब उसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वो वॉज या वर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, यानी ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस है। इतनी बात क्लियर हो गई। लिखा सी वॉज सीन सिटिंग इन द लास्ट रो, यानी वह आखिरी पंक्ति में बैठी देखी गई। अब किसके द्वारा देखी गई, यहां पर देखिए पैसिव वॉइस है, यहां पर बाई के बाद जो आपका एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट एज ए ऑब्जेक्ट के तौर पे आता वो नहीं लिखा गया, यानी जो हमारा एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है वो यहां पर मिसिंग है। यहां पर हम वी को एज ए सब्जेक्ट एज्यूम करेंगे, क्योंकि हमारे ऑप्शन में वी को ही सब्जेक्ट माना गया है, तो हम वी सब्जेक्ट लेंगे। उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म सा लिखा, उसके बाद जब सी एज ए ऑब्जेक्ट आएगा तो ये हर हो जाएगा, यानी वी सॉ हर सिटिंग इन द लास्ट रो, ये आपका हो जाएगा एक्टिव वॉइस में। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 18, लिखा है यू विल आइदर बी टेकन प्रिजनर और शूट बाय द इनेमी। आपको या तो बंदी बना लिया जाएगा या दुश्मन के द्वारा गोली मार दी जाएगी। ठीक है, अब यहां पर आपने जैसे ये सेंटेंस देखा, सबसे पहली बात कि दिया गया सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस और टेंस कौन सा है। आपने देखा यहां पर लिखा है विल आइदर बी, यानी विल बी का प्रयोग जब होता है तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई कि दिया गया सेंटेंस हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस है, क्योंकि जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है उसमें विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, और जब फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बनाते हैं तो विल के साथ बी का प्रयोग और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। ठीक है, इतनी बात स्पष्ट हो गई कि ये सेंटेंस जो है ये पैसिव वॉइस में है और ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस है। उसके बाद आपने तुरंत यहां पर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, तो आपने लिखा द इनेमी विल, उसके बाद आपने लिखा आइदर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टेक, यू, फिर आप इसको यू को एज ए ऑब्जेक्ट लेके आए, यू प्रिजनर और सूट यू। ठीक है, तो सेंटेंस क्या बना, द इनेमी विल आइदर टेक यू प्रिजनर और सूट यू। ठीक है, तो यानी क्वेश्चन नंबर 18 का आपका सही जवाब क्या हो जाएगा। अब यहां पर ऑप्शन ये दोनों तो सही नहीं है, अब क्वेश्चन नंबर 18 का यहां पर विकल्प सी सही हो जाएगा, द इनेमी विल आइदर टेक यू प्रिजनर और सूट यू। क्लियर है? अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, लिखा है सी नेवर ट्रस्टेड एनीवन। इसका मतलब है कि उसने कभी किसी पर भरोसा नहीं किया। ठीक है, अब यहां पर देखिए, अब दिए गए सेंटेंस में एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस। आपने जैसे ये सेंटेंस देखा, आपने देखा कि इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है ट्रस्टेड। क्लियर हो गया कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और ये एक्टिव वॉइस में, क्योंकि इसका पैसिव वॉइस होता तो वॉज या वर रहता सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और वर्ब में थर्ड फॉर्म होती। अब आपको इसका पैसिव वॉइस बनाना, दिया गया सेंटेंस नेगेटिव है इसलिए यहां पर नो वन से स्टार्ट होगा, नो वन
उसके बाद यहाँ पर सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बनाना है, तो हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वॉज लेके आए। उसके बाद आपने लिखा एवर ट्रस्टेड यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बाई लगाया, और सी का यहाँ पर जब आप एज ए ऑब्जेक्ट लेके आएंगे तो ये हर हो जाएगा, तो सेंटेंस बनेगा नो वन वॉज एवर ट्रस्टेड बाई हर। अगर मान लीजिए कि आप ये हमसे कहें कि हम ये कैसे समझे कि ये नो वन से कोई और तरीका बताइए, यहां पर दूसरा मेथड देखिए। आपको ये बात क्लियर है कि सी जो है यहां पर सब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा, यानी ये बाई हर हो जाएगा, यानी विकल्प ए और सी में आपका बाई हर दिया हुआ है। और आपको ये पता है कि जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पैसिव वॉइस बनाते हैं तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वॉज या वर लगता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो जो ऑप्शन ए है इसमें इज का प्रयोग हुआ है, ऐसे भी इस ऑप्शन को तुरंत आप कट कर देंगे, फिर आपके बाद केवल एक सिंगल ऑप्शन बचा, वो है विकल्प सी। क्लियर है? इस तरह भी आप एलिमिनेट करके भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहां क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब होगा विकल्प सी। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 लिखा है क्रेडिट कार्ड्स आर रिप्लेसिंग कैश ट्रांजैक्शंस। यहां पर जैसे ये सेंटेंस मिला, आपने देखा कि ये एक्टिव वॉइस में या पैसिव वॉइस और टेंस कौन सा है, तो आपने देखा यहां पर आर के साथ रिप्लेसिंग का प्रयोग हुआ है, यानी कि आईएनजी फॉर्म है वर्ब के साथ। आपको ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आर के साथ इज एमआर के साथ वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लगती है, यानी दिया गया सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है और ये एक्टिव वॉइस में है। क्योंकि अगर ये पैसिव वॉइस होता तो इज एमआर के साथ जो कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है, उसके बाद बीइंग का प्रयोग होता और वर्ब की थर्ड फॉर्म होती, यानी ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव वॉइस है। अब आप इसमें ऑब्जेक्ट को एज ए सब्जेक्ट लेके आइए पैसिव वॉइस बनाते समय, तो आपने क्या लिखा कैश ट्रांजैक्शंस, उसके बाद इसके अकॉर्डिंग आपने आर का प्रयोग किया क्योंकि प्लूरल है, आपने लिखा कैश ट्रांजैक्शंस आर, उसके बाद तुरंत बीइंग का प्रयोग, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी रिप्लेस्ड, लिखा कैश ट्रांजैक्शंस आर बीइंग रिप्लेस्ड, उसके बाद बाई का प्रयोग, और जो क्रेडिट कार्ड एक्टिव वॉइस में एज ए सब्जेक्ट है उसको आप यहाँ पर एज ए ऑब्जेक्ट ले आए और लिखा आपने बाई क्रेडिट कार्ड्स। तो आपका सेंटेंस क्या बना, कैश ट्रांजैक्शंस आर बीइंग रिप्लेस्ड बाई क्रेडिट कार्ड्स। यानी क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब क्या हो गया, यहाँ पर विकल्प ए सही हो गया। क्लियर है? इस प्रकार आपने आज एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के जो सेलेक्टेड क्वेश्चन जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं उनको सॉल्व किया। जिन लोगों ने अभी सीख के एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस को सॉल्व करना सीखा है उनके कॉन्फिडेंस में बढ़ोतरी हुई होगी, और जिन लोगों को पहले से एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस आता था उन लोगों ने इसको किया तो उनका एक रिवीजन हो गया। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस हर प्रतियोगी परीक्षाओं में जहां पर इंग्लिश सिलेबस में है वहां जरूर पूछा जाता है। आप इनको समय समय पर रिवीजन करते रहेंगे। नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। शुभकामनाओं के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।